लास्ट क्लास में हमने आयोनाइजेशन चैम्बर का अध्ययन किया था कि आयोनाइजेशन चैम्बर के द्वारा हम किस प्रकार से वोल्टेज पल्स प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही किस प्रकार से अल्फ़ा पार्टिकल को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल जिनकी आयोनाइजेशन पावर बहुत कम है उनको आयोनाइजेशन चैम्बर के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। आयोनाइजेशन चैम्बर के द्वारा केवल उन्हीं पार्टिकल को डिटेक्ट किया जा सकता है जिनकी आयोनाइजेशन पावर बहुत अधिक हो। तो ऐसे आयोनाइजेशन पार्टिकल जिनकी आयोनाइजेशन पावर बहुत कम रहती है, यदि उन पार्टिकल्स को हमें डिटेक्ट करना है तो उन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम प्रोपोर्शनल काउंटर का यूज करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि प्रोपोर्शनल काउंटर की बनावट क्या है। प्रोपोर्शनल काउंटर एक वायुमंडलीय दाब या इससे कम प्रेशर पर 90% ऑर्गन और 10% मीथेन के मिश्रण से भरा हुआ एक बेलनाकार ट्यूब रहती है। साथ ही इसके अक्ष के अनुदिश एक बहुत ही पतला वायर लगा होता है, ये जैसे यहाँ वायर बना हुआ है, और बेलनाकार ट्यूब ये है। यह जो पतला वायर है इसकी अक्ष के अनुदिश, यह इस बेलनाकार नली से विद्युत रुद्ध होता है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड रहता है। यह वायर जो अक्ष के अनुदिश है, यह एनोड का कार्य करता है और जो बेलनाकार नलिका है वो कैथोड का कार्य करती है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य यानी एनोड और कैथोड के बीच में अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इतनी अधिक रखते हैं कि यह बेलनाकार नलिका या जो इसमें चैम्बर बना हुआ है वो चैम्बर आयनन कोष्ठ के रीजन नंबर 3 जो कि प्रोपोर्शनल रीजन था में कार्य करे, और इसके लिए जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू लगभग 200 से लेकर के 800 वोल्ट तक रहती है, क्योंकि इस वोल्टेज पर गैस मल्टीप्लिकेशन प्रारंभ हो जाता है और साथ ही इस रेजिस्टेंस R के टर्मिनल पर प्राप्त पल्स वोल्टेज आयनकारी कण के द्वारा प्रेरित प्राथमिक आयनन के समानुपाती होती है कि जिस भी आयनकारी कण ने आयोनाइजेशन चैम्बर में प्रवेश किया उसके द्वारा कितने आयन युग्म उत्पन्न हुए, जिसको हम प्राथमिक आयनन कहते हैं, उस प्राथमिक आयनन के समानुपाती रहती है। साथ ही यहाँ पर ये सामने का फेस दिखाया गया है, बेलनाकार नली का काट क्षेत्र जिसका डायमीटर 2b है और जो पतला वायर है उसका डायमीटर 2a शो किया है। तो ये तो है इसकी बनावट। नेक्स्ट है इसकी कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली में जैसे हमने पहले भी बताया कि यह जो प्रोपोर्शनल काउंटर है यह अल्प आयनन करने वाला यानी जिनकी आयोनाइजेशन पावर बहुत कम है या जिनकी ऊर्जा बहुत कम है या अल्प ऊर्जा का कण जैसे बीटा पार्टिकल
किसी आयनन कोष्ठ में से गुजरता है तो उससे स्पंद वोल्टता का डिटेक्शन नहीं किया जा सकता। रीज़न यह है क्योंकि इस स्थिति में स्पंद वोल्टता का मान मापन योग्य वोल्टता माइक्रोवोल्ट से भी कम होता है, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन पावर बहुत कम है, इसलिए आयनन धारा बहुत कम फ्लो होगी। और जब आयनन धारा बहुत कम फ्लो होगी तो हमें रेजिस्टेंस R के सिरों पर वोल्टेज भी बहुत कम प्राप्त होगा, और वो भी लेस देन माइक्रोवोल्ट ऑर्डर से, यानी माइक्रोवोल्ट से भी कम प्राप्त होता है। लेकिन एप्लाइड वोल्टेज में वृद्धि करके हम आनुपातिक गणित क्षेत्र में या प्रोपोर्शनल काउंटर रीजन में डिटेक्टर का संचालन करवा करके इस आयनकारी कण की कम ऊर्जा होते हुए भी इसका डिटेक्शन किया जा सकता है। भले ही एनर्जी कम हो, लेकिन फिर भी हम उस अल्प ऊर्जा के आयनकारी कण का डिटेक्शन इसमें कर सकते हैं एप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा करके। उसका रीज़न यह है कि जैसे ही हम एप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो एप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाने पर जो प्रारंभ में आयन युग्म उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन और धन आयन उत्पन्न होते हैं, वह गैस के उदासीन परमाणुओं से टक्कर करके, कोलिजन करके और अधिक आयन उत्पन्न करते हैं, जिसको हम गैस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, या इसको हम एवलांस प्रक्रिया भी कहते हैं। और जैसे ही आयन युग्म और अधिक उत्पन्न होंगे, हमें वोल्टेज स्पंद की हाइट अच्छी मिलती है या वोल्टता की वैल्यू अधिक मिलेगी, और हम उसका मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। साथ ही यह जो प्रोसेस था कि जो प्राथमिक आयन में आयन युग्म उत्पन्न हुए, इलेक्ट्रॉन और धन आयन, उनमें से जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन एसिलरेट होकर के गैस के उदासीन परमाणुओं से कोलिजन करते हैं और अधिक इलेक्ट्रॉन और आयन युग्म उत्पन्न करते हैं। ये जो प्रोसेस है, जिसको हम सेकेंडरी आयनाइजेशन भी कह सकते हैं, यह प्रोसेस एनोड वायर के किसी एक बिंदु पर होता है, जिसको हम एवलांस प्रोसेस कह रहे हैं। वह एनोड के किसी एक बिंदु पर होता है, और यह जो प्रोसेस है वो एनोड के डायमीटर, कैथोड की रेडियस और एप्लाइड वोल्टेज और जो गैस ली है उसके नेचर पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर जो एनोड वायर दिया था, उस एनोड वायर की रेडियस जो है वो a है, और कैथोड जो ट्यूब है उसकी रेडियस b है। यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में हम V वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें तो एनोड वायर से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यह रहेगी, E इज इक्वल टू V/R log B/A। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस कहाँ से ली है? ये एनोड वायर से ली है। एनोड वायर से यह डिस्टेंस जितनी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही अधिक होगी। कहने का अर्थ यह है कि एनोड वायर के निकट, जहाँ डिस्टेंस बहुत कम है, एनोड वायर के निकट ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत अधिक रहेगी।
और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एनोड वायर के निकट होने के कारण जो एवलांस प्रोसेस था वो प्रोसेस एनोड वायर के निकट ही होगा। वह प्रोसेस एनोड वायर के निकट ही होता है। यहाँ पर जो चित्र 7.9 दिया गया है, यहाँ पर ये जो है वो वोल्टेज और टाइम के बीच का है कि इसमें प्रारंभ में वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है और फिर टाइम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये तो सामान्य पल्स का जो फिगर है वो दिया गया है, इसको आप बुक से भी रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है इसका सिद्धांत। सिद्धांत पे हैं, सबसे पहले तो हम ये लेते हैं कि मान लेते हैं कि चैम्बर में जो आयनकारी कण प्रवेश कर रहा है उसकी एनर्जी है E, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चैम्बर के अंदर एक आयन युग्म उत्पन्न करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो है ED से शो किया है। तो इस ऊर्जा के आयनकारी कण के द्वारा कितने आयन युग्म उत्पन्न होंगे? वो होंगे टोटल एनर्जी में एक आयन युग्म उत्पन्न करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए। अर्थात ये है प्राथमिक आयनन में उत्पन्न आयन युग्मों की संख्या। लेकिन एनोड वायर के निकट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अधिक होने के कारण एवलांस प्रोसेस स्टार्ट होता है, और वो एवलांस प्रोसेस के कारण मान लेते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो है M, वो है M। और वो M क्या है कि एक प्राथमिक इलेक्ट्रॉन एनोड के निकट M द्वितीयक इलेक्ट्रॉन आयन युग्म उत्पन्न करता है। एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितने दूसरे इलेक्ट्रॉन आयन युग्म उत्पन्न हुए वो है M। तो E/ED इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न द्वितीयक आयन युग्म कितने होंगे? वो होंगे M × E/ED, ये जो वैल्यू दी, जहाँ M को हम प्रोपोर्शनल काउंटर का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं। तो ये तो हमारे पास आई कि सेकेंडरी आयोनाइजेशन की वजह से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए। यदि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो टोटल चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा, इसको E से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करें तो एनोड पर संग्रहित आवेश की जो मात्रा है वो आती है Q = E/mE/ED। यदि जो प्रोपोर्शनल काउंटर हमने लिया है उसमें एनोड और कैथोड के बीच में कैपेसिटर C लगा हो तो स्पंद वोल्टेज की वैल्यू रहेगी V = Q/C। इस Q की जगह ये वैल्यू Q से यहाँ से रख देते हैं, और Q की वैल्यू रख करके हम स्पंद वोल्टता की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, और वो वैल्यू आती है यह वाली, V = Q/C E/m एंड टोटल एनर्जी E/EDC, और वो भी वोल्ट में। आनुपातिक गणित्र में ये स्पंद वोल्टता की ऊंचाई एवं स्पंद के उत्पन्न होने का समय मेजर करके हम इसी फॉर्मूले से
आयनकारी कण की ऊर्जा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है आनुपातिक गणित्र की एडवांटेज क्या है और इसकी यूज क्या है। उनमें सबसे पहले है कि इस काउंटर के द्वारा अल्पवेदी विकिरण जैसे बीटा पार्टिकल, एक्स रेज, गामा रेज, मेसॉन तथा प्रोटॉन आदि की ऊर्जा मापन के लिए ऊर्जा वर्णक्रम के रूप में उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इनकी ऊर्जा विभेदन क्षमता अधिक होती है। साथ ही इसे अल्प ऊर्जा के एक्स रेज, गामा रेज तथा बीटा कणों के डिटेक्शन में भी उपयोग में लाया जाता है। रीजन एवलांस प्रोसेस के कारण या मल्टीप्लिकेशन की गैस मल्टीप्लिकेशन के कारण। थर्ड है इसे गामा रेज, बीटा पार्टिकल की उपस्थिति में अल्फा कणों की काउंट करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है कि यदि हमारे पास गामा पार्टिकल भी है, बीटा पार्टिकल भी है और अल्फा पार्टिकल भी, तो गामा और बीटा कणों की उपस्थिति में भी अल्फा कणों का डिटेक्शन भी इस काउंटर के द्वारा किया जा सकता है। फोर्थ इसका बेनिफिट जो है वो है इसे न्यूट्रॉन विखंडन उत्पाद आदि के डिटेक्शन में भी उपयोग में लाया जा सकता है। और फिर उसके आगे आती है इसकी डिसएडवांटेज, और वो डिसएडवांटेज यह है कि आनुपातिक गणित्र की जो सबसे बड़ी कमी है वह कमी यह है कि इसमें गैस प्रवर्धन गुणांक जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था m, यह मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो हमने वोल्टेज अप्लाई की है प्रयुक्त वोल्टता पर निर्भर करता है। अतः आनुपातिक गणित्र में प्रयुक्त वोल्टता का मान कांस्टेंट रहना चाहिए। यदि जो वोल्टेज हम यूज़ ले रहे हैं उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी तो फिर यह मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें अप्लाइड वोल्टेज को कांस्टेंट रखना अति आवश्यक है। नेक्स्ट चैप्टर या टॉपिक जो है अपना वो है जीएम काउंटर, और इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।